वो एक वाइफ और माँ होने की बात भूल जाती है। अपने से 4 साल छोटे एक ऑफिसर के साथ फॉरबिडन प्यार का स्वाद चखते हुए वो इस टैबू रोमांस में पूरी तरह खो जाती, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये जलती हुई मोहब्बत उसके लिए पहले ही जहन्नुम का रास्ता तैयार कर चुकी। ये है लिटरेचर हिस्ट्री की सबसे बदनाम बेवफा औरत, एना कर्नेन। एक ऐसी औरत जिसके जुनून, पागलपन, ट्रेजेडी और बेबसी को लेजेंडरी राइटर लियो टॉल्स्टॉय ने अपने कलाम से अमर कर दिया। कुछ लोग उसे मॉरल रूल्स तोड़ने वाली गुनहगार मानते हैं, जबकि कुछ लोग उसे एक फ्री स्पिरिट समझते हैं जो सिर्फ सच्चे प्यार का पीछा कर रही थी। लेकिन जब आप उसकी जिंदगी के अंदर उतरते हो तब समझ आता है कि ये ट्रेजेडी अफेयर से शुरू नहीं हुई थी। ये उस दिन ही लिख दी गई थी जब एना एक बिना मोहब्बत वाली शादी में दाखिल हुई थी। आइए एना की जिंदगी को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे अपने वक्त की लहरों में फंसी यह औरत पूरी जिंदगी एक मिराज जैसी मोहब्बत का पीछा करती रही, सिर्फ सोसाइटी के पहियों तले कुचलने के लिए। एना एक बहुत ही रिच और इन्फ्लुएंशियल रशियन एरिस्टोक्रेट फैमिली में पैदा हुई। उसकी फैमिली कनेक्शंस बहुत पावरफुल थे और उसका भाई गवर्नमेंट में एक इम्पोर्टेंट पोजीशन पर था। लेकिन बचपन में ही उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, जिस वजह से उसकी परवरिश उसकी आंटी ने की। सिर्फ 16 साल की उम्र में फैमिली के डिसीजंस पर उसकी शादी कैरेनिन नाम के एक हाई रैंकिंग ऑफिसर से कर दी गई, जो उससे 20 साल बड़ा था। इस शादी ने एना को वो सब कुछ दिया जिसका लोग सपना देखते हैं, लग्जरी लाइफ, हाई सोशल स्टेटस और एक स्टेबल घर। उसने कैरेनिन के साथ एक बेटे को भी जन्म दिया। बाहर से देखने पर वो एक परफेक्ट फैमिली लगते, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एना की रूह धीरे धीरे मुरझा रही। कैरेनिन एक टिपिकल पॉलिटिशियन था जो अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ कैरियर पर लगाता था। उसके लिए शादी सिर्फ एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो हस्बैंड का रोल बहुत डिसिप्लिन और परफेक्शन के साथ निभाता था, लेकिन उसमें इमोशनल वार्मथ बिल्कुल नहीं थी। एना जैसे एक इंसान के लिए जो नेचुरली प्यार और इमोशंस चाहती थी, ये ठंडी और मैकेनिकल शादी धीरे धीरे एक घुटन भरा पिंजरा बन गई। उसकी किस्मत का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उसके भाई ओब्लॉन्स्की का लेटर आता है। ओब्लॉन्स्की ने अपने वाइफ डॉली को चीट किया होता है फैमिली गवर्नेंस के साथ, और सच सामने आने के बाद उनकी शादी टूटने की कगार पर होती है। अपने भाई और भाभी के बीच सुलह करवाने के लिए एना को सेंट पीटर्सबर्ग छोड़कर मॉस्को के लिए ट्रेन लेनी पड़ती है। उस वक्त उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ये सफर उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। ट्रेन में एना की मुलाकात होती है वरोंस्की से, एक यंग और हैंडसम कैवलरी ऑफिसर जो अपनी माँ के साथ ट्रेवल कर रहा होता है। जब ट्रेन रास्ते में रुकती है, एना फ्रेश एयर लेने के लिए प्लेटफॉर्म पे उतरती है। उसे नहीं पता होता कि वरोंस्की की नजरें पहले ही उस पर टिक चुकी हैं। कुछ देर बाद वो वापस ट्रेन में आती है। मैडम कैरेनिन का भी एक बेटा है। ये पहली बार है जब वो उससे दूर हुई है, इसलिए वो उसकी टेंशन ले रही है। माफ कीजिए, मैं पहले आपको पहचान नहीं पाया। जैसे ही दोनों की नजरें मिलती है, एक जबरदस्त क्रैश की आवाज पूरे प्लेटफॉर्म को हिला देती है। एक रेलवे वर्कर तेज रफ्तार ट्रेन के नीचे आकर तुरंत मर जाता है। लोग धीरे धीरे बातें करते हैं कि वो आदमी अपने घर का एक लौता कमाने वाला था। उसके पीछे उसकी वाइफ और 5 बच्चे रह गए जो उसका इंतजार कर रहे थे। ये सुनते ही वरोंस्की तुरंत पैसे निकालकर स्टेशन स्टाफ को दे देता है और कहता है कि ये पैसे उस मजदूर के परिवार तक पहुंचने चाहिए। पास खड़ी एना ये सब देखती है और उसके दिल में अजीब सी लहर उठती है। ये एहसास उसने कभी अपने हस्बैंड के साथ महसूस नहीं किया था, और यही डार्क बिगिनिंग उनके ट्रेजिक रिलेशनशिप का पहला इशारा बन जाती है। मॉस्को पहुंचने के बाद एना अपने भाई और डॉली से मिलती है। आंखों में आंसू और कांपती हुई आवाज के साथ डॉली अपने हस्बैंड की बेवफाई के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसने पूरी जिंदगी घर और फैमिली के लिए खुद को खपा दिया और बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। लेकिन अपने छोटे बच्चों को देखकर वो डाइवोर्स लेने की हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि माँ होने की जिम्मेदारी ही उसकी जंजीर बन चुकी थी। एना पेशेंटली उसे समझाती है और फैमिली और बच्चों के बारे में सोचने को कहती है। शायद एना की बातों ने काम कर दिया, या शायद डॉली अपने बच्चों को छोड़ ही नहीं सकती। लेकिन आखिरकार डॉली ने अपने पति को माफ कर दिया। दोनों को दोबारा साथ देखकर एना के दिल को सुकून मिला, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी अपनी किस्मत के पहिए भी चल चुके थे। उसी शाम वरोंस्की उसके घर मेहमान, उसकी ही दावत पर। तब पता चला वरोंस्की एना की छोटी बहन किटी का दिल पसंद था और शायद भावी ननंद बनने वाला। नीचे से आती हंसी की आवाजें सुनते हुए एना का दिल बिना वजह तेज धड़कने लगता है। जब भी उसकी नजरें गलती से वरोंस्की से टकराती, वो तुरंत अपनी नजर हटा लेती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके सीने के अंदर एक डरा हुआ हिरन फंसा हो। 3 हिस्से रोकने की कोशिश और 7 हिस्से चाहत। वो बार बार खुद को समझाती है कि उसे फीलिंग्स डेवलप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वरोंस्की उसकी बहन का पसंदीदा आदमी है और वो खुद किसी और की बीवी और एक माँ है। कुछ दिन बाद एक ग्रैंड बॉल में एना भीड़ के बीच वरोंस्की को देखती है, जो बॉलरूम में किसी रोशनी के मीनार की तरह चमक रहा होता है। उस रात की असली स्टार तो खूबसूरत
खूबसूरत किटी होनी, जो उम्मीद कर रही थी कि वॉन्स्की उसे डांस के लिए पूछेगा। लेकिन जैसे ही एना हॉल में एंटर करती है, वॉन्स्की अपनी नजरें उससे हटा ही नहीं पाता और सीधा उसकी तरफ चला आता है। मेरे साथ डांस करो। एना कहती है, मैं आदत नहीं रखती कि एक आदमी जिसे सिर्फ एक बार रेलवे स्टेशन पर मिली थी मुझसे इस तरह बात करे। वॉन्स्की मुस्कुराकर कहता है, हो सकता है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ डांस नहीं करोगी तो मैं ये ओपेरा छोड़कर घर चला जाऊंगा। जैसे ही म्यूजिक शुरू होता है, दोनों एक दूसरे की बाहों में लेकर डांस करने लगते हैं। बदलते कदमों के बीच उनके जिस्म खुद ब खुद करीब आने लगते हैं। उनकी सांसें एक दूसरे में घुल जाती हैं और आसपास का शोर धीरे धीरे गायब होने लगता है। वॉन्स्की की नजरें जुनून से जल रही होती है जब एना के गाल लाल हो जाते हैं और वो इस अचानक धड़कन में खुद को खो बैठती है। उन दोनों के बीच केमिस्ट्री हॉल में मौजूद हर इंसान नोटिस करता है। हत्ता किटी की नजर एना को चाकू की तरह चुभती है। होश में आते ही एना किटी के चेहरे पर गुस्सा देखकर समझ जाती है कि उसे गलती हो गई है। वो घबरा कर वॉन्स्की से दूर हट जाता और किटी को उसकी तरफ धकेल देता है। डांस फ्लोर पर उन दोनों को सबके अटेंशन का सेंटर बनते देख एना के दिल में एक तेज दर्द उठता है, किसी और को हर्ट करने से बचने के लिए और इन मना की गई फीलिंग्स से दूर भागने के लिए। एना आधी रात को ही मॉस्को छोड़ देती है। ट्रेन की खिड़की के पास बैठकर वो अपने भागते ख्यालों को शांत करने की कोशिश करती है। लेकिन जब ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर कुछ देर के लिए रुकती है, तब पीछे की रोशनी में एक जाना पहचाना चेहरा सामने आता है। तुम मॉस्को क्यों छोड़कर जा रही हो? ये कन्फेशन एना की सारी मेंटल वॉल्स को तोड़ देता है। लेकिन उसका दिमाग उसे याद दिलाता है कि वो कैरेनिन की बीवी है, एक हाई सोसाइटी लेडी जिसे हर हाल में अपनी डिग्निटी बचाकर रखनी होगी। जब ट्रेन सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन पर पहुंचती है, एना सोचती है कि शायद ये मुलाकात यही खत्म हो जाएगी। लेकिन वॉन्स्की उसका पीछा करते हुए इसी शहर में आ जाता है। उसका हस्बैंड कैरेनिन स्टेशन पर उसे लेने आता है, हमेशा की तरह बिल्कुल कंपोज्ड। एना उसके पीछे चल तो रही होती है, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से बिखर चुका होता है। उस दिन के बाद वॉन्स्की हर सोशल इवेंट में एक परछाई की तरह नजर आने लगता है जहाँ एना जाती है। चाहे स्केटिंग रिंग हो या कंसर्ट, वो हमेशा किसी शांत कोने में खड़ा उसे चुपचाप देखता रहता है। उसकी ये जिद एना को भागने की कोई जगह नहीं देती और धीरे धीरे उनके सोशल सर्कल में अफवाहें फैलने लगती है। जैसे उम्मीद थी, ये बातें आखिरकार कैरेनिन के कानों तक भी पहुंच जाती है, लेकिन वो गुस्से से फट नहीं पड़ता, बल्कि हमेशा की तरह ठंडी आवाज में सब हैंडल करता है। एना को लगता है कि वो अभी भी खुद को संभाल सकती है, लेकिन जब वॉन्स्की उसे बताता है कि उसकी प्रमोशन हो रही है और शायद उसका ट्रांसफर सेंट पीटर्सबर्ग से बाहर हो जाए, तो एना का दिल तुरंत डूब जाता है। उसे खोने का डर उसके अंदर के प्यार को इतना भड़का देता है कि सारी समाज पीछे रह जाती है और वो लगभग अपने दिल की बात कह देती है, मैं नहीं चाहती तुम जाओ। घर लौटने के बाद एना अपने दिल में एक लंबे वक्त बाद एक्साइटमेंट महसूस करती है। वो अंदर से जानती थी कि रिलेशनशिप बर्बादी की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी वो खुद को इसमें और गहरा डूबने से रोक नहीं पाती। एक दिन एना अकेली वॉन्स्की के घर चली जाती है। दरवाजे के बाहर खड़ी होकर वो खुद को समझाती है कि वो सिर्फ गुड बाय कहने आई है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है और वॉन्स्की की आंखों में मुस्कुराहट देखती है, उसका सारा लॉजिक टूट जाता है। वॉन्स्की अपना हाथ बढ़ाता है और कुछ पल की हिचकिचाहट के बाद एना उसका हाथ मजबूती से थाम लेती है। उस दिन से दोनों का ये छुपा हुआ अफेयर शुरू हो जाता है। राज ज्यादा देर तक छुपे नहीं रहते और आखिरकार उनका रिलेशनशिप हाई सोसाइटी के सामने आ ही जाता है। नोबल वुमेन गॉसिप करने लगती हैं और एना को बेशर्म कहकर जज करती हैं। फिर भी कैरेनिन पब्लिक के सामने अपने फैमिली की डिग्निटी का मास्क बनाए रखता है, लेकिन तभी एना प्रेग्नेंट हो जाती है। वो घबराते हुए वॉन्स्की को ये खबर बताती है, सोचती है शायद वो डर के पीछे हट जाएगा, लेकिन उसकी सरप्राइज के लिए वॉन्स्की बहुत खुश हो जाता है और ओपनली उसके साथ रहना चाहता है। लेकिन एना मना कर देती है। वो एक साथ सब कुछ चाहती थी, अपने बेटे का साथ, हस्बैंड का दिया हुआ सोशल स्टेटस और वॉन्स्की का पैशनेट प्यार। ये सब तब तक चलता रहता जब तक हॉर्स रेस का दिन नहीं आ जाता। स्टेडियम से एना बेबस होकर देखती है कि रेस के दौरान वॉन्स्की से एक गलती हो जाती है और वो अपने घोड़े के साथ बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ता है। एना को ऐसा लगता है जैसा उसका दिल चीर दिया गया हो। वो डर के मारे चीख पड़ती है और कैरेनिन कितनी भी कोशिश करे वो खुद को संभाल नहीं पाती। उसके इस रिएक्शन से सब लोग समझ जाते हैं वॉन्स्की मुश्किल से खड़ा होता है और अपने घोड़े को बुरी तरह इंजर्ड देखकर मजबूरी में पिस्टल निकालकर उसकी तकलीफ खत्म कर देता है। घर लौटते वक्त कैरेज में खामोशी और टेंशन घुली होती है। काफी देर बाद कैरेनिन बोलता है, तुम मेरी बीवी हो, शायद मैं गलत सोच रहा हूँ। इस बार एना झूठ नहीं बोलती। वो सीधा कैरेनिन की आंखों में देखकर सब कुछ कबूल कर लेती और मान लेती है कि वो वॉन्स्की से प्यार कर और उसकी मिस्ट्रेस बन चुकी है। ये अल्फाज उनके 9 साल पुरानी शादी के बच्ची कुच्ची इज्जत भी तोड़ देता है। आखिरकार एना कैरेनिन से डाइवोर्स मांग लेती है, लेकिन कैरेनिन शांत आवाज में अपनी कंडीशंस रखता है। इस घर में कोई स्कैंडल नहीं होगा, इसलिए तुम
उस आदमी से दोबारा नहीं मिलोगी। तुम ऐसे बिहेव करोगी कि सोसाइटी सर्वेंट्स को तुम्हारे खिलाफ कुछ पता न चले। बदले में तुम एक बीवी के सारे प्रिविलेज और ड्यूटी रखो। कैरेन को असली प्रॉब्लम बिट्रेयल से नहीं थी, बल्कि इस बात से थी कि कहीं ये स्कैंडल उसकी पॉलिटिकल करियर को बर्बाद न कर दे। एना इस फेक मैरिज से थकने लगती है। जैसे जैसे उसकी प्रेगनेंसी बेली बड़ा होता जाता है, उसका बिहेवियर और बोल्ड हो जाता है। आखिर एक दिन वो वॉन्स्की को अपने ही घर ले आती है। ये देखकर कैरेन का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में एना को जमीन पर धक्का दे देता है और वॉन्स्की के साथ अफेयर के प्रूफ सामने आ जाते हैं। वो एना से कहता है कि वो डाइवोर्स दे देगा, लेकिन क्योंकि गलती एना की है इसलिए उसे हमेशा के लिए अपने बेटे से मिलने का हक छीन लिया जाएगा। कैरेन गुस्से में दरवाजा पटक कर चला जाता है। कुछ देर बाद उसे एना का लेटर मिलता है जिसमें वो लिखती है कि उसकी जिंदगी खत्म हो रही है और वो उसे वापस आने की भीख मांग रही है। कैरेन गुस्से में वो लेटर फाड़ देता है, लेकिन पूरी रात सोचने के बाद अगले दिन वो घर लौट आता है। वहाँ वॉन्स्की एना के बेड साइड पर बैठा होता है। एना ने वक्त से पहले एक बेटी को जन्म दिया होता है और अब वो सीवियर फीवर की वजह से क्रिटिकल कंडीशन में होती है। सफेद पड़ चुके चेहरे के साथ वो कैरेन का हाथ पकड़कर आंसू में उसे माफी मांगती है और वॉन्स्की के साथ पीस करने की रिक्वेस्ट करती है। अपनी जिंदा दिली बीवी को मौत के करीब देखकर कैरेन का सारा गुस्सा एक गहरी सांस में पिघल जाता है। वो वॉन्स्की को माफ कर देता है और एना से वादा करता है कि जब भी वो चाहे अपने बेटे से मिल सकती है। कैरेन की इतनी बड़ी दिल वाली माफी वॉन्स्की को अंदर तक तोड़ देती है। वो खुद को इतना शर्मिंदा महसूस करता है कि आखिरकार कैरेन की बाहों में रो पड़ता है। लेकिन किस्मत एक और मोड़ लेती है। एना चमत्कारी तरीके से रिकवर हो जाती है और ठीक होते ही सबसे पहले काम जो करती है वो है वॉन्स्की के पास वापस लौटने का डिसीजन लेना। कैरेन भी आखिरकार उसे छोड़ देने का फैसला करता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि शायद इसी में सबकी आजादी है। अपनी रेपुटेशन और बेटे की कस्टडी की कीमत चुकाकर एना वॉन्स्की के साथ सेंट पीटर्सबर्ग छोड़कर इटली चली जाती है। 3 महीने बाद वो फिर रशिया लौट आती। एना कैरेन को लेटर लिखती है और डाइवोर्स पेपर्स फाइनलाइज करने की रिक्वेस्ट करती है। उस लेटर की हर लाइन में अपने बेटे के लिए तड़प साफ महसूस होती, लेकिन कैरेन उसकी हर रिक्वेस्ट ठुकरा देता है और अब भी उसे अपने बेटे से मिलने की इजाजत नहीं देता। ये जवाब मिलते ही एना अपना कंट्रोल खो बैठती है। वो गुस्से में लेटर फाड़ देती है और बिना सोचे समझे सीधा कैरेन के घर पहुंच जाती है और वहाँ वो अपने बेटे को देखते ही उसे गले लगा लेती है और दोनों रोते रहते हैं। ये उनकी आखिरी मुलाकात बन जाती है। कुछ पल के बाद एना को मजबूरन वहाँ से मुड़कर जाना पड़ता है। उसकी पीठ पर अनाथ दर्द का बोझ होता है। वॉन्स्की के पास लौटने के बाद एना के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग में रहने और बेटे को देखने और हाई सोसाइटी में अपनी जगह वापस पाने की ऑब्सेशन पैदा हो जाती है। वॉन्स्की डर जाता है और उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एना अपने फैसले पर अड़ चुकी होती है। वो सच दर्ज कर सोशल गैदरिंग्स में जाती है, सिर्फ ठंडी और नफरत भरी नजरों का सामना करने के लिए। उस हिपोक्रिटिकल हाई सोसाइटी में अफेयर्स एक हिडन रूल की तरह होते हैं, लेकिन सब लोग उन्हें अंधेरे में ही रखते हैं। सिर्फ एना ही थी जिसने अपने प्यार को ओपनली एक्सेप्ट किया और क्योंकि उसने हाई सोसाइटी के रूल्स तोड़ दिए थे, वो पूरी एलाइट सोसाइटी की पब्लिक एनिमी बन गई। लोग उसे एक डिस्ग्रेस समझने लगे और उसके साथ एक टेबल पर बैठना भी रिफ्यूज कर देते हैं। जब वॉन्स्की की माँ ये सब सुनती है, वो गुस्से से पागल हो जाती है और अपने बेटे पर प्रेशर डालने लगती है कि वो एना से सारे रिश्ते तोड़ दे। लेकिन वॉन्स्की अपनी माँ की बात मानने से इनकार कर देता है और वापस एना के पास आ जाता है। लेकिन तब तक एना अफवाहों और इंसल्ट से अंदर ही अंदर टूट चुकी होती है। वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव और पैरानॉइड बन जाती है और हर दिन आंसुओं और इनसिक्योरिटी में गुजारती है। अपने बेटे और सोशल स्टेटस को खो देने के बाद अब वॉन्स्की ही उसका एक लौता इमोशनल सहारा बचा होता है। वो उसे खोने का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। धीरे धीरे वो शक करने लगती है। उसे डर होता है कि कहीं वॉन्स्की उसे छोड़कर किसी और नोबल गर्ल से शादी न कर ले। इसी डर की वजह से वो हर बात पर उससे झगड़ने लगती है, तीखी अल्फाजों से बार बार उसके प्यार को टेस्ट करती रहती है। दोनों के बीच दूरी और गहरी होती जाती है। आखिर एक दिन एक बहुत बड़े झगड़े के बाद वॉन्स्की इस घुटन भरी जिंदगी को और बर्दाश्त नहीं कर पाता। उससे गुस्से में दूर जाते देख एना पूरी तरह टूट जाती है। अपने पागलपन भरे प्यार और जेलसी में उसने एक आखिरी इंसान को भी खुद से दूर कर दिया होता है जो उसे सच में प्यार करता था। एना अकेली खिड़की के पास खड़ी भारी बर्फ गिरते हुए देखती रहती है। उसका दिल एक सुनसान वीरान जमीन बन चुका होता है। वो वही लाल ड्रेस पहनती है जो उसने वॉन्स्की से पहली मुलाकात के वक्त पहनी थी और धीरे धीरे ट्रेन स्टेशन की तरफ चल पड़ती है। खिड़की के सहारे खड़ी उसके दिमाग में वॉन्स्की से मिलने और उससे प्यार करने की यादें फ्लैश होने लगती है। ट्रेन आते ही वो धीरे धीरे नीचे उतरती है और ट्रैक्स की तरफ चलने लगती है। उससे वो रेलवे वर्कर याद आता है जो ट्रेन के नीचे कुचल गया था और हॉर्स रेस की गन शॉट की आवाज भी। जैसे उसकी किस्मत के बीच तो शुरू
शुरू से ही बोए जा चुके थे। दूर से तेज रफ्तार ट्रेन को अपनी तरफ आते देख उसके चेहरे पर एक अजीब और दर्द भरी मुस्कान आ जाती और फिर वो खुद को ट्रेन के सामने गिरा दे। दुनिया जिस मोहब्बत को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती उसका आखिरकार एक बहुत भारी अंजाम होता है। कुछ लोग कहते हैं एना की ट्रेजेडी उसकी अपनी गलती थी और उसने खुद अपनी स्टेबल लाइफ बर्बाद की, जबकि दूसरे लोग मानते हैं कि वो एक हिपोक्रिटिकल सोसाइटी की शहीद थी जिसने सोसाइटी के अगेंस्ट अपनी रिबेलियन पूरी करने के लिए सबसे एक्सट्रीम रास्ता चुना। इस कहानी को देखने के बाद ज्यादातर लोगों के अंदर एक गहरी बेबसी रह जाती। एना की ट्रेजेडी इस बात में थी कि वो एक आइडियलिस्ट थी जो प्यार को ही जिंदगी का पूरा मतलब समझती थी, लेकिन उसके आसपास की दुनिया एक रियलिस्टिक केज थी जो ऐसे आइडियल्स को जीने नहीं देती थी। उसका हस्बैंड कैरेनिन कोई बुरा आदमी नहीं था, बल्कि उसने कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉलरेंस भी दिखाई, लेकिन उसका प्यार ठंडा और मैकेनिकल था जो सिर्फ सोशल स्टेटस और अपीयरेंसेस को मेंटेन करने पर बना हुआ था। वो एना को हर मटेरियल कंफर्ट देता था, लेकिन वो इमोशनल कनेक्शन और सोल टचिंग वार्मथ कभी नहीं दे पाया जिसकी एना को सच में जरूरत थी। जब वॉन्स्की पैशन और रोमांस लेकर एना की जिंदगी में आया तो वो उस औरत के लिए एक ओसिस की तरह था जो बहुत वक्त से इमोशनल डेजर्ट में प्यासी भटक रही थी। लेकिन जब एना इस प्यार में पतंगे की तरह जलने लगी तब उसे समझ आया कि जिस फ्रीडम और ट्रू लव की वो तलाश कर रही थी वो उसके लिए एक नई कैद बन गया। उसने अपने बेटे और सोशल आइडेंटिटी दोनों खो दिए और अब वॉन्स्की ही उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। ये इंटेंस प्यार और हद से ज्यादा इनसिक्योरिटी उसे पहचान से परे बना देती है और आखिरकार वॉन्स्की का प्यार भी उसे दूर हो जाता है। उसने सोसाइटी के खिलाफ जंग तो छेड़ दी, लेकिन उस जीत के बाद आई तन्हाई को सह नहीं पाई। वो प्योर लव के पीछे भाग, लेकिन अपनी ही शक और डर की वजह से उस प्यार को अपने हाथों से खो दिया। अपनी जिंदगी के जरिए वो हर औरत को एक बात सिखाकर जाती है, कभी भी अपनी पूरी जिंदगी को सिर्फ मोहब्बत पर गैम्बल मत करो। प्यार कभी जिंदगी का पूरा मतलब नहीं होता। किसी और की रोशनी पर डिपेंड करने से बेहतर है तुम खुद अपनी रोशनी बनो। जिस पल तुम अपनी सारी उम्मीदें किसी एक इंसान पर टिका देते हो उसी पल तुम्हारी ट्रेजेडी लिखी जा चुकी हो। सिर्फ तभी तुम किसी रिलेशनशिप में खुद को खोने से बचा सकते हो जब तुम पहले खुद से प्यार करना सीखो और अपनी डिग्निटी और बाउंड्रीज को संभाल कर रखो। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई हो। कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।